सीजन चल रहा है और कैस्ट्रॉल इंडिया जो कि ल्यूब्रिकेंट्स बनाती है कंपनी, उन्होंने CY22 के Q3 के नतीजे जारी कर दिए हैं और कंपनी के नतीजे अनुमान से थोड़े से कमज़ोर रहे हैं। मुनाफे की बात करें तो सपाट रहा है अगर सालाना आधार पर बातचीत करें तो, और आय में करीब 5% के आसपास की ग्रोथ आई है। एबिडा और मार्जिन पर भी दबाव दिखा है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के MD संदीप सांगवान। संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। सर, हम देख रहे हैं कि नतीजों पर थोड़ा सा प्रेशर है। हालांकि दूसरी साइड अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो वहां से थोड़े से ट्रेंड इसके उलट हैं। हमने रिकवरी थोड़ी सी देखी है। आपके नतीजों पर ये जो प्रेशर हम देख रहे हैं, इसकी वजह क्या है और आपको लगता है कि आगे भविष्य बेहतर होगा यहाँ से? अभिषेक, धन्यवाद सबसे पहले तो मुझे आपकी चैनल पर बुलाने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि नतीजों पर थोड़ा प्रेशर है, दबाव है, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जो थर्ड क्वार्टर था हमारे लिए, वहां पे कॉस्ट इनपुट की वजह से सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हमने देखा। और तीन चीजों का इन्फ्लेशन मैं बात करूंगा। एक बेस ऑयल जो हमारा क्रूड से निकलता है, वो एक मेन इंग्रेडिएंट होता है। एडिटिव्स जो हमारे प्रोडक्ट्स में जाते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स। और फॉरेक्स का जहां तक सवाल है, रुपए पे भी डॉलर के अगेंस्ट प्रेशर आया, बिकॉज बेस ऑयल ज्यादा इंपोर्टेड होता है। लगभग करीबन 60-70% इंपोर्टेड होता है। तो आई थिंक ये क्वार्टर सबसे ज्यादा प्रेशर रहा है कॉस्ट का। और उसके बीच में भी एक प्रीमियम ब्रांड होते हुए कैस्ट्रॉल ने अपने मार्जिन काफी हद तक प्रोटेक्ट किए हैं। तो ये जो क्वार्टर था, और इनफैक्ट ये पूरा साल, एक बड़ा बैलेंसिंग एक्ट रहा है वॉलेटिलिटी को देखते हुए, कि ताकि हम वॉल्यूम, मार्जिन और प्रॉफिट तीनों चीजों का बैलेंस रख सकें। तो उस वजह से क्वार्टर 3 में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। दूसरा, जो कि आपका सवाल है कि आगे भी क्या होगा, आई थिंक मेरे ख्याल से करीबन फोर्थ क्वार्टर में और अर्ली फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सा प्रेशर चालू रहेगा, बिकॉज थोड़ी सॉफ्टनेस चालू हुई है। क्रूड में चालू हुई है, बेस ऑयल में चालू हुई है, बट केमिकल्स पर अभी भी दबाव बना हुआ है इन्फ्लेशन का। तो मानना यह है कि हमारा अनुमान यह है कि अगले 1-1.5 क्वार्टर तक थोड़ा प्रेशर बना रहेगा, बट जो अंडरलाइन ग्रोथ स्ट्रैटेजी है हमारी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो ऑटोमोटिव, जैसा आपने खुद कहा कि ऑटोमोबाइल्स ग्रो कर रहे हैं, तो इंडिया में ऑटोमोबाइल्स की मार्केट ग्रो करती रहेगी और अपॉर्चुनिटी देती रहेगी हमारा अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। ओके, तो आगे चल के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे जो अंडरलाइन डिमांड है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और हो सकता है इसका फ़ायदा कंपनी उठाए, अपने नंबर्स पे वो रिफ्लेक्शन दिखा सके। गुड मॉर्निंग संदीप जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। जानना चाहूँगी कि इस बार आपकी सेल्स वॉल्यूम किस तरीके से देखने को मिली है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, क्योंकि पिछले क्वार्टर की बात करें तो 56 मिलियन लीटर्स रही थी। ये नंबर आपने डिस्क्लोज नहीं किया था, तो एक बार इस पर आपसे अपडेट लेना था। सृष्टि, धन्यवाद। आई थिंक जहां तक वॉल्यूम का सवाल है, पहले मैं टर्नओवर की बात करूंगा। हमारा टर्नओवर 4% ग्रो किया क्वार्टर 3 में। वॉल्यूम थोड़ी प्रेशर में है, बिकॉज हमने 3 प्राइस इंक्रीज लिए इस साल में। बट जो हम एक कस्टमर्स को एक फेयर वैल्यू दे सके, वो उस हिसाब से हम अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी करते हैं। तो वॉल्यूम पे थोड़ा प्रेशर रहा है। वॉल्यूम कितना रहा, आई थिंक नॉर्मली हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बट it was in the ballpark, plus minus 5% here and there is what has happened on the volume. But I think जैसा मैं कह रहा था कि अगले क्वार्टर में भी थोड़ा सा वॉल्यूम्स पे प्रेशर रहेगा, बट हमारा ये है कि बैलेंसिंग एक्ट हम करते रहें और अपने कस्टमर्स को एक फेयर वैल्यू देते रहें और क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रदान करते रहें। संदीप सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये है कि हमने देखा था कि क्रूड की प्राइस का इम्पैक्ट आपके ऊपर आया और आपने मार्जिन को सस्टेन करने के लिए कहीं ना कहीं प्राइस हाइक भी लिया, लेकिन इसके बावजूद मार्जिन पर प्रेशर है और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ तिमाही से तो ये 23% के आसपास ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल जैसा हो गया है। आप 2 सवाल क्लब करूंगा। क्या आपको लगता है कि मार्जिन अब इसी लेवल के आसपास रहेगा, और दूसरी चीज, क्या आप और प्राइस हाइक लेने का फैसला लेंगे क्या? तो जहां तक मार्जिन का सवाल है, हम डेफिनेटली मार्जिन इंप्रूव करना चाहेंगे और इसको वापस मतलब 25-26% की आसपास लाना चाहेंगे। 23% एबनॉर्मली है हमारे हिसाब से। और धीरे धीरे जैसे सॉफ्टनिंग चालू होगी, और इस क्वार्टर में भी हमने काफी कॉस्ट इंटरवेंशन भी लिए ताकि मार्जिन को हम प्रोटेक्ट कर सके। तो मार्जिन डेफिनेटली बढ़ाने का इरादा है। और बट अभी अगले 1-2 क्वार्टर तक शायद एनवायरनमेंट बड़ा वॉलेटाइल रहेगा, तो हमें वो जरूर मद्देनजर रखना पड़ेगा।
जहां तक प्राइस इंक्रीज का सवाल है, इस साल हमने अभी तक 3 प्राइस इंक्रीज लिए हैं। पहला हमने मार्च में लिया था, फिर जून में, फिर सितंबर में, डिपेंडिंग कौन सी कैटेगरी है और उसमें कितना इंक्रीज है। और आगे का जहां तक सवाल है, कहना मुश्किल है कि प्राइस लेंगे या नहीं लेंगे। ये इज बेस्ड ऑन अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड वी ऑपरेट certain with certain structures as per that strategy। तो एनवायरनमेंट बताएगा कि लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। तो अभी ऐसा कोई फिक्स वो नहीं कि हमें फोर्थ क्वार्टर में भी इंक्रीज लेना है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, अगर सॉफ्टनेस होगी तो हो सकता है कि प्राइसिंग पे इतना प्रेशर नहीं रहेगा। ओके, तो आगे चल के 25 से 26% के मार्जिन का टारगेट कर रहे हैं। संदीप जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों को आगे की कंपनी का फोकस एरिया और ग्रोथ स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो ये थे कैस्ट्रॉल इंडिया के मैनेजमेंट, जिन्होंने बताया कि अंडरलाइंग डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन को इम्प्रूव करने पर कंपनी का फोकस रहेगा। हो सकता है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स थोड़ी सी दिक्कतें सामने आए, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। पर स्टॉक प्राइस आज इतने अच्छे तरीके से ऑब्वियसली रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि नतीजे कमज़ोर आते हुए दिखे।